आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट 1। और आज हम लोग कुछ फाउंडेशन वर्क करेंगे रेप्लिकेशन को समझने के लिए। एक ऐसा टॉपिक है सही विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में रहता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। और कोई भी स्टूडेंट 12th से ही इसको पढ़ना शुरू करता है, डीएनए सिंथेसिस। तो 12th से ही लोग इसको पढ़ते हैं और खूब मन लगा पढ़ते हैं। जिनको मेडिकल में भी इससे क्वेश्चन आता है, फिर ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। ये टॉपिक एवरग्रीन टॉपिक में से है, डीएनए रेप्लिकेशन। हम जो इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, इसका लर्निंग आउटकम्स जो है उसमें बेसिक्स क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका रेगुलेशन क्या है इसका, ठीक है ना। ये सब पार्ट हमारे पढ़ाई का हिस्सा हो। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें रेगुलेटरी पार्ट जो है वो भी बहुत जबरदस्त होता है। तो रेगुलेटरी पार्ट को भी समझना बहुत जरूरी होता है। सामान्यतः डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। मॉलिक्यूलर बेसिस कहने का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन का जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि एक सेल से 2 सेल बनता है, तो उससे भी पहले उस सेल में एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है। इसमें बेसिक क्या है कि एक डीएनए है और इस डीएनए को हम लोग मदर डीएनए कह सकते हैं। वाटसन क्रिक मॉडल है ये। और इस डीएनए से 2 नए डीएनए बनते हैं। ठीक है, तो साइंस में इसी घटना को रेप्लिकेशन कहा जाता है। ये हम सब लोग सीखे हुए हैं, इसलिए अभी कोई भी बात में नई बात बताऊं ऐसा मुझे लगता नहीं है। अभी जो भी बातें हो रही हैं वो आप सबके नॉलेज में है। तो टू रेप्लिका ऑफ डीएनए, तो इसका ये इस डीएनए का दोनों रेप्लिका है। तो ये जो है प्रोसेस जो है वह रेप्लिकेशन या सिंथेसिस कहलाता है। एकदम बेसिक आइडिया है सर, अभी कोई नई बात नहीं है। जो डीएनए रेप्लिकेशन है, किसी भी सेल में ये एस फेज में होता है। एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के एस फेज में ये घटना होती है। और इसके लिए SCDK एंड साइक्लिन रिस्पॉन्सिबल होता है 2। तो ये दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अंदर में जो भी चीजें चाहिए वो यहां पर होना चाहिए। कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो रॉ मटेरियल होना जरूरी है। जहां तक रॉ मटेरियल्स की बात होती है, एक तो डीएनए होना चाहिए, डीएनए टेम्पलेट्स, तभी रेप्लिकेशन हो पाएगा। दूसरा, एंजाइम्स होने चाहिए ताकि इस पूरे प्रोसेस को कैटलाइज किया जा सके। तीसरा, वो फैक्टर्स होने चाहिए। चौथा, कुछ प्रोटीन्स होने चाहिए।
ये सब अगर है अवेलेबल मीडियम में तो रेप्लिकेशन होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अब डीएनए सिंथेसिस का जो रॉ मटेरियल है उसमें लोगों ने जो पार्ट देखा डीएनए टेम्पलेट को फैक्टर एंजाइम्स, पांचवा जो है वह है डी एनटीपीस। डी एनटीपीस का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड टाइड्स, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से हैं? चार हैं, डी एटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी एंड डी टीटीपी। ये चार सबसे कॉमन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। अगर हम एटीपी की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एडेनिन, उसके साथ होता है 2' डीऑक्सीराइबोस प्लस फॉस्फेट। यहाँ 3 फॉस्फेट है, 3 molecules of phosphates at 5' end, ठीक है। अब जीटीपी में ग्वानिन आ जाएगा, सीटीपी में साइटोसिन आ जाएगा, टीटीपी में थायमिन आ जाएगा। बट मिला जुला के बाकी सब चीजें एक जैसी ही रहे। अगर एक हम थोड़ा देख लें एक स्ट्रक्चर डी एटीपी का, तो ये हो गया एडेनिन, ये सब स्ट्रक्चर तो आपने सबने सीखा है, ठीक है। ये हो गया एडेनिन, इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इससे जुड़ा रहता है शुगर, ठीक है। बीटा फॉर्म होता है शुगर का, देखिए ये शुगर जुड़ा हुआ है, CH2OH। अब चूंकि ये डीऑक्सीराइबोस है, इसका भी पहले नंबरिंग कर दें 1' 2' 3' 4' 5'। चूंकि ये 2' डीऑक्सीराइबोस है, इसका मतलब है सेकेंड पोजीशन पर ये O नहीं रहेगा इसके साथ, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन होगा, इसलिए इसका नाम हो गया 2' डीऑक्सीराइबोस। अब पांचवें कार्बन पर एक OH जुड़ा हुआ है और इसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़ते हैं। जब 3 फॉस्फेट जुड़ता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है, O P O, ठीक है, 3 फॉस्फेट हो गया, एक माइनस चार्ज, दूसरा माइनस चार्ज, तीसरा माइनस चार्ज, चौथा माइनस चार्ज। ये इसको हम लोग बोलते हैं DATP। बाय डिफॉल्ट DATP में तो लिखा हुआ नहीं है कि फॉस्फेट कहाँ जुड़ेगा, तो जैसे ही ऐसा प्रश्न उठे तो खुद ब खुद मान लेना है कि सबसे पहले बाय डिफॉल्ट वो 5' पर ही जुड़ता है। तो अब 5' पर ये 3 फॉस्फेट आकर जुड़ गया और तीनों फॉस्फेट अपने अपने प्रोसेस में ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज हो चुके। जस्ट अ मिनट।
ओके, टोपोआइसोमेरेज 2। इसके अलावा लाइगेजेस भी हैं, प्राइमर बनाने वाले प्राइमेजेस हैं, ये सभी एंजाइम्स हैं। अब इस रेप्लिकेशन की स्टडी में हमको इन सभी एंजाइम्स के बारे में गहराई से स्टडी करनी, कैसे एंजाइम होते हैं, क्या इनका काम करने का तरीका है, कैसे एक्टिवेट होते हैं, ठीक है ना, क्या इनके इनहिबिटर्स होते हैं, इन सब। प्रोटीन्स में अगर हम देखें तो एक होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, हम लोग SSBP कहते हैं। ये भी होता है, ये कैसे मैनेज करेगा। और बहुत महत्वपूर्ण को फैक्टर्स, इसको हम लोग बोलते हैं 2 मैग्नीशियम आयन या फिर और 2 जिंक, ये जो है इसके को फैक्टर्स। अब मुद्दा आता है, कई सारा सवाल हमारे दिमाग में घूमता है जब हम पढ़ते हैं कि कैसे ये एंजाइम काम करेगा, कैसे ये बाइंडिंग करेगा, कैसे ये पूरे प्रोसेस को शूट करेगा, कैसे ये एक्यूरेसी मेंटेन करेगा। किसी भी रेप्लिकेशन में 2 बहुत बड़ी चुनौती होती है, 2 क्रिटिकल चेक पॉइंट्स, 2 बड़े क्रिटिकल चेक पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है वेदर entire DNA is replicated or not। सबसे पहला जो सवाल होता है कि क्या पूरा डीएनए रेप्लिकेटेड हुआ या नहीं, और दूसरा एक्यूरेसी ऑफ द रेप्लिकेशन, अगर पूरा रेप्लिकेशन हुआ या नहीं। और दूसरा सवाल इसमें होता है एक्यूरेसी ऑफ द रेप्लिकेशन, मतलब कहीं कोई एरर तो नहीं है। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चेक पॉइंट्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन को अपने आप को पूरी तरीके से इस आधार पर मैनेज करना पड़ता है कि हम इंटायर डीएनए को रेप्लिकेट करें और दूसरा एक्यूरेसी को भी मेंटेन करें।